सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जो है वो मतलब वीडियो लेक्चर में अवेलेबल नहीं होता है जनरली। कोई भी प्लेटफॉर्म्स में आप देखो तो इसे मतलब इतना इम्पॉर्टेंट कंसिडर नहीं करते, बट आपके यूनिवर्सिटी के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ पढ़ना है वो है टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी वाटर जो है आपका, इट इज़ लाइक 90% इन योर अर्ली फीटल लाइफ। अर्ली फीटल लाइफ में 90% ऑफ योर बॉडी वेट इज़ जस्ट वाटर। देन एट द टाइम ऑफ द बर्थ, मतलब नियोनेट बोल सकते हो, उसका वेट होता है 75 to 80%। एंड देन बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर टिल प्यूबर्टी इट इज़ 60%। नाउ आपको लगेगा कि ये क्या ही इम्पॉर्टेंट है, बट येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ आस्क्ड इन मैनी ऑफ योर MCQs and exams. Also, body water content is inversely proportional to the amount of adipose tissue present in the body. More the fat, less the water. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी वाटर कैसे करता है अपनी बॉडी, तो देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अपना होता है दो कंपार्टमेंट, ECF ICF। ICF इज़ द इंटरसेल्यूलर एंड ECF इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो इंट्रासेल्यूलर जो होता है कंपार्टमेंट, उसमें 2/3 होता है वाटर, जबकि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है उसमें 1/3 होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में कौन से आयन्स का प्रीडोमिनेंस होता है? सोडियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। जबकि इंट्रासेल्यूलर वी हैव पोटेशियम एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। देन coming to the extracellular compartment, it is further divided as intravascular plasma and extravascular space. Intravascular, extravascular. Intravascular plasma में 1/4 होगा and extravascular space में the rest of this which constitutes the interstitial space. So ये बस जनरल इन्फॉर्मेशन था जो आपको जानना चाहिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के बारे में, कि टोटल बॉडी वेट कितना होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी वाटर कैसे है। ये जो क्वेश्चंस है MCQ इसमें इस टाइप के आएंगे कि द चाइल्ड ऑफ 1 year एंड उसका एक स्पेसिफिक वेट दिया होगा, इतने इतने kg का है। सो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर आप बताइए कितना है। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ है वो नियोनेट है या क्या है, फर्स्ट ईयर टिल प्यूबर्टी। तो आपको एज देखकर और वेट देखकर ये पता लगाना है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ MUHS, दैट इज़ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? लेट्स कम टू डेफिनेशन। इट इज़ एन एसिड बेस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन सीरम pH। एसिड बेस डिसऑर्डर, और उसमें भी हम स्पेसिफिकली एसिडोसिस पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपना pH क्या होगा? डिक्रीज होगा। दैट रिजल्ट्स फ्रॉम आइदर लॉस इन प्लाज्मा बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन। सो दो रीजंस जो इन्होंने हाईलाइट किए हैं एसिडोसिस के लिए वो क्या है? या तो प्लाज्मा का बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स लॉस, या तो जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, या तो बाइकार्बोनेट का कम होना या हाइड्रोजन आयन का इंक्रीज़ होना। एंड उसका कॉज देखते हैं हम। कॉज क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का? सो पहले हम बात करेंगे नॉर्मल एनायन गैप। अब आप सोचोगे कि ये एनायन गैप क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस एज वेल। सो एनायन गैप को हम कैलकुलेट करते हैं सोडियम आयंस माइनस क्लोरीन आयंस प्लस बाइकार्बोनेट आयन। एंड नॉर्मली ये जो एनायन गैप होता है वो होता है 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो ये एनायन गैप नॉर्मल है बट स्टिल एसिडोसिस प्रेजेंट है। इस कंडीशन को बोलेंगे नॉर्मल एनायनिक गैप एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म भी देते हैं NaGMA, नागमा। दैट इज़ नॉर्मल एनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट कमिंग टू द कॉजेज ऑफ दिस नॉर्मल एनायनिक गैप एसिडोसिस, एंड वो कॉजेज क्या है? तो रीनल लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के दो कॉज हमने पढ़ी कि या तो बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है या फिर हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ हो रहा है। सो रीनल लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट कैसे होगा? रीनल यानी कि अपनी किडनीज। सो यूरिन एनायनिक गैप इज़ पॉजिटिव। एंड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, दैट इज़ प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल टाइप 2 एसिडोसिस में हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ नॉर्मल एनायनिक गैप एसिडोसिस। या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, दैट इज़ एसिडाजोलामाइड के वजह से जो एसिडोसिस होता है वो, या तो फिर कोई ट्यूबुलर डैमेज हुआ है ड्यू टू एनी ड्रग्स या टॉक्सिन, या क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 3 और 4 हुआ, देन इट विल कॉज अ नॉर्मल एनायनिक गैप
एसिडोसिस। अदर रीजंस आर GIT, दैट इज़ बाइकार्बोनेट लॉस। अब इसमें जो है उसमें यूरिन एनायोनिक गैप नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब ये वाला जो पार्ट है Cl माइनस प्लस HCO3 माइनस, ये वाला पार्ट विल बी बिगर, hence the number will be negative, and if the sodium ions are more in number, then the urine ionic gap will be positive. Then GIT bicarbonate loss, अभी इसमें था किडनी की वजह से लॉस हो रहा था, एंड दिस इज GIT की वजह से लॉस हो रहा है। सो GIT की वजह से लॉस होने के रीजंस क्या ही हो सकते हैं? इट इज़ वेरी कॉमन लाइक डायरिया, sigmoidostomy, rectourethral fistula, drainage of small bowel or pancreas. Then third reason is decrease in renal H plus ion excretion, दैट इज़ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा बिकॉज रीनल एक्सक्रीशन कम हो गया है। सो अगेन द यूरिन एनायोनिक गैप विल बी पॉजिटिव। जो भी रीनल वाला पार्ट होता है उसमें यूरिन गैप इज़ पॉजिटिव। सो कब होगी ये कंडीशन? इन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 एंड 4, एल्डोस्टेरॉन डेफिशिएंसी में हो सकता है, या फिर पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स के यूज़ की वजह से हो सकता है। फोर्थ H प्लस के इंक्रीज़ होने का रीज़न होगा HCl का ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। सो HCl प्रोडक्शन कब इंक्रीज़ होता है? जनरली पेरेंटरल एलिमेंटेशन की वजह से, या हाई कैटाबॉलिज्म ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स, अमोनियम क्लोराइड के इंजेक्शन के वजह से हो सकता है कि आपका HCl प्रोडक्शन हाई हो।